हाय एवरीवन, दिस इज मी एम सुप्रियांग विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं जी बिग बॉस 17 का रिव्यू। आप देख के परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आज यहाँ मैं कोई टॉय जो है वो आपको गिफ्टिंग करने वाला हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये सब वो किरदार हैं जो हमें बिग बॉस 17 में कंटेस्टेंट की शक्ल में देखने में मिलते हैं। एक ग्रुप इस तरफ है और दूसरा ग्रुप है मेरी राइट साइड पे। ये है जी अभिषेक, ये वो परिंदा है जो उड़ के कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, जिस अपने मफाद के मुताबिक अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहता है। उसके बाद एक चालाक लोमड़ी हमें नजर आ रही है जो कि है आयशा, जो अब आगे ग्रुप को लीड भी करने वाली है, लेकिन सलमान खान ने इनका बैंड बजा देना है। उसके बाद एक ऐसा टॉय जिसकी ना हमें सीट का पता लगता है ना उल्ट का पता लगता है, ये है नील। ये करना क्या चाहते हैं, ये है क्यों? अरे भाई तुम क्या चाहते हो बिग बॉस में? उसके बाद हमारे पास एक ऐसी, वो कहते हैं ना कि अपने लोगों के लिए गलत को भी सही दिखाने वाली एक ऐसी पर्सनैलिटी रिंकू जी हैं, जो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जंगल से आई हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हक की बात पे कब बोलना है, जो बस अपने कह लें कि नॉमिनेशन और एलिमिनेशन के टास्क के हवाले से बोलती हैं, जो अपने ग्रुप के हवाले से बोलती हैं। तो वी हैव रिंकू जी। वैसे लग रही है रिंकू जी। अच्छा जी। और उसके बाद हमारे पास इन सबको नचाने वाला मुनव्वर, जो कि एक अच्छा रंगीन हमने बंदर चूज किया है, क्योंकि मुनव्वर की कई जो रंग हैं वो हमें भी पसंद आते हैं, और कई जो अब निकल कर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। ओके जी, सबसे पहले बिग बॉस ने ये गाना किससे बनवाया? पिछले साल भी बिग बॉस 17 के अंदर इतना गंदा गाना बनाया गया था। अब की बार भी इतनी गंदी लिखाई, इतना गंदा सिंगर करवाया गया, जबकि मानना ये है कि इंडिया के अंदर इतने क्लास के सिंगर हैं। भाई अरिजीत से गवा लेते, इतना बुरा गाना। प्लीज इसको मत चलाया करें, इससे बिग बॉस की ज़ात को खुशी मिलती होगी, लेकिन एज़ ऑडियंस अगर मैं बताऊँ तो हम तो भाई निकाल देते हैं। ये सिर्फ आपको याद है, उसके लिरिक्स ना हम सुनते हैं, ना हम सुनना चाहते हैं। हमने पहली एपिसोड के बाद बिल्कुल भी नहीं सुना था। मतलब कोई अच्छा म्यूजिक ही दिलवा लेते, ऐसा लग रहा है कि मैंने म्यूजिक दिया है। अगर ये मैं कह दूं कि मैंने म्यूजिक दिया तो आप लोगों के लिए भी माना आसान हो जाएगा, किसी प्रोफेशनल का वो काम लगता नहीं है। अच्छा जी, हमें दिखा जी एक कमजोर लोगों का ग्रुप, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो दूसरों को कमजोर कमजोर कहते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मुनव्वर की, मैं बात कर रहा हूँ रिंकू जी की, जिसमें नील है, जिसके अंदर अभिषेक आ जाते हैं, जिसमें आयशा आ जाती है। इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, बाकी सब जो है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी, अभिषेक ने साला बोला। अभिषेक ने जो है वो सबसे पहले गाली का इस्तेमाल किया, अब्यूसिव लैंग्वेज के ऊपर आया, उसके ऊपर तो कोई नहीं बोला। रिंकू जी तो खामोश करके बैठी रही। नील जो है वो अपना मुंह और थोपड़ा नीचे करके बैठा रहा। मुनव्वर ने मुंह अपना सर नीचे कर लिया कि हमें इनके टॉपिक में पढ़ना ही नहीं है। क्यों सबने इस तरह अपने अपने लिहाज से रद्द अमल दिखाया, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नील आया जिस स्पॉट के अंदर किसकी, अभिषेक की। नील को तो मुझे लगता है ना, ये नील है ना, नील इसका कुछ समझ नहीं आता। इसको अगर ये राह दिखाएं तो ये देखता है ये वाली राह, मतलब इसको समझ ही नहीं है कि भाई तुमने किस डायरेक्शन में जाना है। ऐश्वर्या के जाने के बाद ये तो बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं, तो इनका तो क्या ही बोलना, इनकी तो क्या ही फॉर्म में लेना। अगर इनको जल्द से जल्द एलिमिनेट भी कर दिया जाए तो हमारी तरफ से तो थम्स अप है भाई, हमें इतना बोर इंसान नहीं देखना। नील इज इक्वल टू गधा, इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है कि नील इज इक्वल टू गधा। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि विक्की को पेलने की बात जब की गई। भाई पेलना जो होता है ना, वो यहाँ पे मैं अभिषेक की साइड लूंगा। ये जो अभिषेक है ना, बोंगा इंसान, इन बोंगा क्या कह लें कि इसको पता ही नहीं है कि तुमने जिंदगी को कैसे अपनी लेके चलना है, क्या डायरेक्शन है, कहाँ तुम्हारा पॉइंट होना चाहिए। इसने बोल दिया पेलना। इसने गलत नहीं बोला था, ठीक है ना। इसने जो विक्की को जो है वो गलत नहीं बोला, जब इनमें तकरार हो रही थी। ये वो बंदा है जिसने साला बोला और ये वो बंदा है जिसने इस गाली को सुना। इसके बाद जी अभिषेक बोलता है कि मैं तुम्हारी बीवी को पेल दूंगा। वहां पे हमें क्लियरली ये बात समझ आई कि पेलने का मकसद यही था कि मैं तुम्हारी बीवी को जो है वो हराऊंगा, या उसको मतलब कि मैं बहस करूंगा, वही उसके मुंह पे जाके बकवास करूंगा। तो ये सारी चीजें हमें भी समझ आई हैं, लेकिन इसका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया कि बीवी को पेलना में भी गंदी एक्टिविटी में इसको समझा जाए, या फिर इसमें मार कुटाई वाली बात हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके लिए अभिषेक जो था बाद में सॉरी नहीं था वहां पे, वो बिल्कुल ठीक था कि इस बात को एमी हवा में लिया जा रहा है। लेकिन मुनव्वर ने जब अंकिता ने जाके कहा कि मुनव्वर, अब तुम बंदर जी वहां पे मुंह उल्टा के अपना यूं करके पड़े हुए हो और तुम मेरी अब ये जो बेइज्जती हो रही है इस पे नहीं बोल रहे हो, तो कहता
कि क्या कहा? मुझे तो समझ ही नहीं आई। इतना ऊँची-ऊँची वहाँ पे बहस हो रही है, जहाँ पे साला बोला जा रहा है, जहाँ पे पेलने को 15-20 मिनट डिस्कस कर दिया गया है। हम ऑडियंस सुन-सुन के पक गई है। तुम मुँह नीचे करके बैठे हो और तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुनव्वर सबके सामने ये प्रिटेंड करता है कि ये बहुत परेशान है, लेकिन जब ये आयशा के पास जाता है, तब तो हमें कोई परेशानी नहीं दिखती। तब तो वहाँ पे फुल फ्लर्टिंग चल रही होती है। तब तो वहाँ पे इस तरह की रील वाले कंटेंट दिए जा रहे होते हैं, जिसके पीछे गाना लगाकर जो है तुम्हें बाहर ट्रेंडिंग पे लाया जा सके कि आयशा मुनव्वर बाहर जाओ और तुम सॉन्ग्स करो अपने आप को। जो वो लस्ट है एक हीरो बनने की, वो जो लस्ट है टू गेट दैट अट्रैक्शन फ्रॉम खासतौर पे लड़कियों से, तो उस चीज का तो हमें साफ-साफ जो है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। तो अंकिता यहाँ पे इसको बता रही है, अंकिता तू पागल है? तू पागल ही पुत्तर नहीं, तेरे पता नहीं है क्या ड्रामा कर रहे हैं भला, किसको समझ नहीं आएगी? फिर सारे समझाने बैठे, जिसमें रिंकू जी को जब हमने समझाते हुए देखा, क्या आप समर्थ या उस चिंटू को इसी तरह से समझाती? नहीं समझाती ना। तो रिंकू जी वहां पे बड़े ही प्यार से, नहीं अभिषेक, तुमने अगर बोल दिया तुम्हारा मतलब नहीं है, तो तुम सॉरी कर लो। तो जनाब ने सॉरी भी कर ली। इनका तो कोई स्टैंड नहीं है भाई। ये वो परिंदे मैंने आपको बताया ना, जो उड़ के यहाँ उड़ के वहां। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि मुनव्वर जो है वहां पे बैठ के अपनी दोबारा, अभी वो इतना परेशान था कि सर को नीचे रखा हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो पहुंचे हैं जी, बंदर पहुंचे अपनी लोमड़ी के पास जाके जी। बंदर ने वहां पे, यानी कि मुनव्वर ने अपनी आयशा के पास जाके अपनी लव स्टोरी वही दिखाना शुरू किया कि तुम्हें पता है मैं क्या देख रहा हूँ। भाई इतनी सस्ती, इतनी सस्ती कि हमें कसम से मैं कहता हूँ कि गली में बेचने वाला, बिकने वाला जो पतीसा है ना, वो इस लव स्टोरी से महंगा है। मतलब कि जो 5 रुपए का हम खरीद लेते हैं ना, आपकी स्टोरी 5 रुपए की भी नहीं है। तो हमें मत दिखाओ मुनव्वर आयशा की स्टोरी, हमें नहीं देखनी जिसका सर पाँव नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की खातिर जो है वो चीजों को सोल्व किया जा रहा है। तो प्लीज प्लीज माफ कीजिए, हमें इतनी बोरिंग नहीं देखनी। हम इतनी तो अकल रखते हैं कि हम फेक और रियलिटी में जो है वो डिफरेंशिएट कर पाए। अच्छा जी, उसके बाद मुनव्वर ने एक बड़ी ही स्टेटमेंट वहां पे दी। आयशा ने पूछा क्या तुम फिक्स करना चाहते हो, तो उसने कहा कि आई कैन एंड आई वांट टू, बट मुझे इसमें किसी का साथ चाहिए और मैं शायद कर पाऊं ना कर पाऊं। फिर वही मनारा की बात कि तुम चीजों को छोड़ देते हो इनकम्प्लीट। ये एक्सप्रेशन, गंदे एक्सप्रेशन वाली जो कंटेस्टेंट है मनारा, उन्होंने वहां पर इसको जो कहा था मुनव्वर को कि तुम चीजों को हमेशा जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ देते हो, तो वो बिल्कुल ठीक कहा था। हमें अब की स्टेटमेंट में भी मुनव्वर जो है वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट देते हुए नजर आए टुवर्ड्स आयशा। मतलब कि ऑडियंस को फिर उसने लटका दिया। किसी चीज को कंप्लीट नहीं बोलना कि मतलब कि तुम उसके लिए स्टैंड लोगे, तुम फिक्स करोगे। क्या फिक्स करोगे? एक जगह तुम कहते हैं नाज़िला का सब खत्म हो गया, फिर कहते हो वो बंदा बहुत अच्छा था। भाई इस चीज पे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या केस फाइल खुली है जनाब, कल की केस फाइल खुली, मजा ही आ गया। मेरे ख्याल से विक्की से अच्छा इसको और कोई बयां नहीं कर पाता। अगर सेकंड ऑप्शन होती तो वो होती ईशा। ईशा, समर्थ और विक्की, ये तीन बंदे थे जो इस कंडीशन को अच्छे से बयां कर सकते थे। विक्की से दूरी मुनव्वर की कब हुई थी जी? विक्की से जो मुन्ना की जो दूरी है, हम जानते हैं कि उस पॉइंट पे हुई थी जब आयशा की एंट्री हुई थी। क्योंकि जब आयशा की एंट्री हुई तो विक्की वो इंसान है जो बड़े ही लॉजिकल किस्म के जो क्वेश्चन है वो लेकर आता सामने, लेकिन मुन्ना से उसके जवाब नहीं दिए जाने थे, इसलिए उसने स्लोली 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 क्या है विक्की को कॉर्नर करना शुरू कर दिया। बिग बॉस ने वैसे एक तीर से दो शिकार किए। बिग बॉस ने क्या किया कि मियां बीवी की भी लड़ाई करा दी, और जिनका हमें समझ ही नहीं है आ रहा अभी तक, उनको भी। अभी हम इन दो केसेस के बारे में बात करते हैं जी। ये हमारे मेन चार कैरेक्टर थे कल की एपिसोड के अंदर। मुनव्वर और उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, ये पता नहीं कौन, आयशा, और विक्की, एंड देन अंकिता। ये दो वकील और ये दो जिन पर इल्जामात लगे, और ये वो बंदर हैं जो सबको इस टाइम नचा रहे हैं अपनी फेक स्टोरी से, जिनका इस शो के अंदर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। ये लॉकअप नहीं, ये बिग बॉस 17 है। यहाँ के होस्ट सलमान खान है और इसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। अच्छा जी, अंकिता को पहले तो सारे इल्जामात जो थे वो बिल्कुल ठीक लगे। एकदम से अंकिता वो क्या हुआ? हमें तो समझ नहीं आई कि वो किस तरह से, किस लेवल पे जाके इस तरह से डिफेंड करने लगेंगी। उन्होंने खुद को ही गलत करार दे दिया। अच्छा, अंकिता हमें बाद में नज़र आई ये कहते हुए मुनव्वर की तरफ जो है वो सिंपैथी दिखाते हुए कि मुनव्वर जी, बंदर जी, हमें आप जो है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, विक्की बोल गया, ये सब कुछ जिस तरह उसको गले लगा रही थी। असल में उनको मुनव्वर का दुःख नहीं था, उनको अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि एक ईगो वाली बीवी को एक जो है इनसिक्योर हस्बैंड से जो था वो प्रॉब्लम हुआ उसके जीतने पे कि मैं उसके उससे हार गई नेशनल टेलीविजन पे। क्योंकि आदत हो जाती है इंसान को ना, बिकॉज ये जो विक्की हैं ये जाने जाते हैं अंकिता की वजह से।
तो इनमें जरा ये प्रॉब्लम थी, वहां पे मुनव्वर के लिए अंकिता की तरफ से कोई भी सिंपैथी नहीं थी, वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए उन्होंने मुनव्वर की सारी चीजों को ठीक करार दे दिया। अच्छा जी, पहला इल्जाम लगा जी मुनव्वर जो है वो अब गुस्सा भी करते हैं, गालियां भी देते हैं और बदतमीजी भी करते हैं, लड़कियों की तरफ अग्रेशन भी दिखाते हैं। ये सब कुछ पहले तो नहीं दिखाते थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि पहले उनके बड़े कैलकुलेटेड रिश्ते थे। पहले अगर वो इंतजार कर रहे थे किसी के बाहर से आए, ठीक है, उनको बड़ा इंतजार था कोई बाहर से आए। आपको याद है मनारा से भी उनकी लवी डवी शुरू होने लगी थी, जिसके लिए सलमान खान ने उनको कह दिया था दूर रहने के लिए, वरना मन्नारा के साथ भी भाई पूरी कहानी चल गई थी। इन साइड भी इन्होंने नहीं छोड़ना था। ये क्या करते हैं, इनका कुछ इस तरह का काम है कि ये लड़कियों की ज़हनियत को अपने काबू में करके इनके अंदर बड़े वो एक प्राउड है कि मैं लड़कियों को इस तरह से घुमा सकता हूँ। और हमारे विक्की जो है वो नीचे गिर गए। चले कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता जो हमने इनमें से किरदार हैं वो नीचे गिराते ही जाने हैं। वैसे विक्की काफ़ी गिरे हुए थे इसलिए गिर गए। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जी अंकिता ने अपना बड़ा ही बैंड बजाया है। मैं सच बताऊँ, अंकिता ने इस केस के अंदर अपना बैंड इस तरह से बजाया कि मुनव्वर की हुई गलतियाँ भी जो हैं वो अपने सर ले ली कि मैं मुनव्वर से पीछे हटी थी, मुनव्वर की तरफ से कुछ नहीं था। भाई बोंगी इंसान, तुम क्या कर रही हो? तुम तो खुद ट्रक के नीचे आ रही हो। मतलब कि जहाँ तुम्हें इस बात को रखने का मौका मिला है बिग बॉस की तरफ से कि तुम बताओ कि हाँ, मुनव्वर का इस तरह से रवैया है। देखिए तुमने क्या किया जी, मैंने बैक स्टेप ले लिया, मैंने बैक स्टेप ले लिया, सिर्फ तुमने एक केस, भाई ये वो केस नहीं था। यहाँ पे ऑडियंस को पिछली रियलिटी पता है, तुम क्या पागल बना रही हो। मतलब कि कुछ जो आर्टिस्ट है ना, अब ये बात माननी पड़ेगी कि टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर तो बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन दिमाग नहीं होता उनके पास। तो अंकिता मुझे उनमें से एक लगी। अच्छा जी, अंकिता खुद पीछे हटी थी, ये अंकिता ने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मेरा तो ये सुन के बड़ा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा जी, विक्की ने सही कहा कि ये 24 घंटे आयशा के पास इसलिए रहते हैं ताकि आयशा किसी और के क्लोज ना जा सके, क्योंकि आयशा, ये जो आयशा है, जो ये बैठी हुई है बड़ी तेज, ये अगर किसी और के पास बैठेंगी तो इस बंदर के यानी कि मुनव्वर के जो पोल हैं, जो चट्टे हैं, वो खुल जाएंगे। तो इसलिए वो उसको ही कूल डाउन करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जो आयशा ने नहीं खोले हैं, क्योंकि मुनव्वर से 2 टाइमिंग ही नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके साथ-साथ 11-12 टाइमिंग कर रहे थे। ड्यूरिंग केस हमें ये नज़र आया कि मुन्ना ने एक स्टेटमेंट पास की विक्की के लिए कि मैं इस टाइम आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको पता है इस टाइम आपकी वो बैंड बजा देगा, क्योंकि आपकी गेम का खुलासा जो है वो खास तौर पे समर, ईशा, विक्की और हाँ, खास तौर पे इन 3 लोगों को तो क्लियरली समझ आ चुका है कि आप उनके साथ क्या प्ले कर रहे हैं। तो आप इन पर तो क्या ही इल्ज़ाम लगाएँगे या आपकी बैंड बजा देंगे। समर्थ को आप इसलिए बर्दाश्त करें क्योंकि समर्थ आपका चट्टा खोल देगा। अच्छा जी, उसके बाद हमें मनारा मुनव्वर जो है वो मनारा के खिलाफ कब हुआ था? हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आयशा की एंट्री पे जो है मुनव्वर जो है वो मनारा के खिलाफ हो गया था, क्योंकि या तो वो मनारा के साथ रह सकता था या आयशा के साथ रहता। अगर वो मनारा के साथ रहता तो ये बात आयशा को बर्दाश्त नहीं होनी थी और फिर ये गंदी एक्सप्रेशन वाली ने उसको वो ज़लील करना था और फिर इस लोमड़ी ने भी इस बंदर को बहुत ज़लील करना था, तो फिर वहाँ पे मुनव्वर का क्या ही बनता। इसलिए मुनव्वर ने बड़ा सेफ साइड जाने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं पता था कि विक्की, समर्थ और जो ईशा है उनकी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो दबने, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दबने नहीं देंगे। इसका था कि मैं सबको अपना बना चुका हूँ। नहीं भाई, ये बिग बॉस की गेम है। हम देखते हैं जी आयशा के आने पर जो थे उसके फेक कैलकुलेटेड जो ताल्लुकात थे वो खत्म हो गए, बाकी खत्म हो गए। रिंकू जी से उसका क्या ताल्लुक है? वहां पे जाके वो बस जो ऑडियंस को नहीं कहना चाहता, जो किसी के मुंह पे नहीं कहता ताकि बिगड़ना चाहे, ताकि सामने वाला उसका रिएक्ट ना करे और उसकी बेइज्जती ना हो जाए या उसकी असलियत खुल के सामने ना आए, तो वो रिंकू जी से जाके बयान करते था। हम तो यही देखते रहे, मेरा वक्त आएगा, मेरा वक्त आएगा। अब भाई कौन सा वक्त है? और खत्म हो गया, बिग बॉस एंडिंग पे आ गया हुआ है। अंकिता गलत को इतने अच्छे से सपोर्ट कर रही थी, कसम से मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब ये बंदी आगे जाके शो में जब कुछ गलत होगा उसको सपोर्ट करेगी तो वो सही लगने लगेगा। मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से खराब नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज एक बंदे की आप मतलब कि अब खुद केस जीतने के लिए विक्की से, अपने शोहर से, मतलब कि आपने अपने सारे इमेज को इतना गंदा वहां पे किया, जिन चीजों पे आप खुद बिग बॉस को कह रही थी कि सारे इल्जाम ठीक है, तो फिर इतना बढ़ चढ़ के आप किस तरह से डिफेंड कर सकती थी? मेरी तो समझ में नहीं आया। मेरी हँसी तो वहाँ पे छुटी जब मुन्ना ने कहा कि बिग बॉस मुझे बोलने की इजाज़त दीजिए, मुझसे बोला नहीं जा रहा। अरे भाई क्या ड्रामा है, पूरा बिग बॉस बोलने के लिए है, पूरा दिन बोलने के लिए है, ऐसे भी अदालत की चारदीवारी खड़ी होगी तो तभी तुम्हें बोलना है, ऐसा नहीं है।
तुम बोल सकते हो, इस अदालत के बाद भी बोल सकते हो, इस अदालत से पहले भी बोल सकते थे कि मुझे 10 मिनट दिए जाएँ। अच्छा, मुन्ना इस बेटिंग सलमान खान के सामने इस चीज़ को लाया जाए, जिस तरह जो थी वहाँ की एक्ट्रेस कंगना रनौत के सामने इस केस को लाया गया, फिर उन्होंने खुद इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, खुद से उन्होंने बताया, क्योंकि फिर आपके पास जो है वो मुनव्वर की भी जो फैन फॉलोइंग है वो आप पे चढ़ने लगती है, तो फिर आपको खुद ये चीज़ को वाइंड अप भी करना होता है। तो यही मुनव्वर जो है सलमान खान से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सलमान खान उस चीज़ को बोलें और फिर खुद ही उस पे पर्दा डालें, ताकि ये चीज़ वाइंड अप हो जाए। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है बिल्कुल भी यहाँ पे। फिर उसके बाद मुनव्वर ने कोशिश की कि बिग बॉस उनको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म सजा के दें, जहाँ पे खड़े होके वो अपनी सफाई में कुछ कहें, एक पूरा सीन बने, अपना दुखड़ा रोएँ। तो वो सीन नहीं मिला। वहाँ पे बिग बॉस ने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई तुम्हें क्या बोलने की इजाज़त है और तुम ये क्या ड्रामेबाज़ी कर रहे हो कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, मनारा पे तो तुमने गिलास तक तोड़ने की अपने हाथों पे वो तोड़ लिया और सब कुछ इतना एग्रेशन दिखाया, गालियाँ तुम दे रहे हो, जाके लव शव वो गुरुकुल में बैठ के तुम सारे लव सीन कर रहे हो। तो अब तुम्हें बोलने की इजाज़त चाहिए, क्या ड्रामेबाज़ी है। ओ भाई ऑडियंस बदल रही है, तुम सिर्फ़ अपने 9.5 मिलियंस वाले लोगों को मत देखो, बिग बॉस सिर्फ़ 9.5 मिलियंस तक नहीं है, इसको पूरी नेशन बैठ के देख रही है। अच्छा जी, उसके बाद अनुराग को जो है ना हमने देखा कि बीच में सही पेला विक्की ने कि अनुराग जिस तरह से बाहर से अपनी स्पॉट लेता है, इसी तरह जो है मुनव्वर ने भी अपना बाहर का जो जिसकी वजह से लोग इनको पसंद करते हैं कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के जो है बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, उनके लिए बहुत केयरिंग है, उसकी वजह से इसको एक बड़ा अच्छा इंसान माना जाता है। तो ये उसकी स्पॉट उनका ये लोग उन अपनी ब्रोसिना और नाज़िला का नाम खुद लेकर आते हैं और फिर खुद ही उसके खिलाफ जाते हैं। तो यहाँ पे विक्की ने बहुत अच्छा बोला कि ये बाहर की जो अपनी स्ट्रेंथ है, जो अपना बाहर का टॉपिक है, जिसकी वजह से ये लोगों के दिलों में रहते हैं, ये खुद उस चीज़ को लेकर आते हैं और खुद उस चीज़ से मुकर जाते हैं। अच्छा जी, नाज़िला का नाम लेकर जो आती हैं आयशा, मतलब कि आपने आई वहाँ पे आपने कहा जी मैं नाज़िला का नाम लूँगी, ये वो। नाज़िला के लिए आप लोग कर क्या रहे हो? उसकी तो आपने बैंड बजा दी अच्छी-खासी पकड़ के। अगर अगर सब कुछ ठीक ही करना था, ठीक है? अगर तुम्हें नाज़िला के साथ सब कुछ ठीक करना था मुनव्वर, तो फिर बंदर जी, तो तुमने वहाँ पे बैठ के इस आयशा के साथ से इतने लव सीन क्यों वहाँ पे शो कर रहे हो? फिर कौन-सी कमिटमेंट दिखा रहे हो? हाथ पकड़ के बैठे हो, पसंद के कपड़े पहन रहे हो, सारी शेरो शायरी बोली जा रही है और फिर वो जो मुस्कुराहट है, वो से तुम पूरे एपिसोड में, पूरे दिन में फ्लर्ट करते रहते हो और बाकियों के समय जाते हो तो ऐसे दिखाते हो कि बहुत परेशान हो, मरने लगे हो, तुम्हें भई डायबिटीज़ हो गई है, बस हार्ट अटैक आने ही वाला है, कुछ इस तरह का तुम मुँह बना लेते हो। मतलब कि घिन आने लगी है, ऐसा लगता है कि मनारा 2 बन रही है जिसका इतने गंदे एक्सप्रेशन के साथ तुम फेर रहे होते हैं ना कि अच्छा ये आयशा जो है वो फँसी पड़ी है। मुन्ना ने जो बाहर गेम फिक्स्ड की थी कि तुम बाहर इस तरह मतलब कि तुम आना, अगर कुछ ना बचे तो फिर ये दिखाना कि मैंने धोखा दिया है, ये सब कुछ या कुछ इस तरह का सीन क्रिएट करना कि तुम अंदर आ जाओ। तो उसको नहीं पता था कि आयशा को वहाँ पे नाज़िला की हकीकत भी पता लग जाएगी, जो कि तुम उस टाइम 2, 3, 4 टाइमिंग जो भी तुम कर रहे थे, तो आयशा उसके साथ दाखिल हुई, तो मुनव्वर के रंग पक हो गए थे और उसके बाद आयशा जब अंदर आई हैं, तो आयशा तो खुद फँसी पड़ी है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही उसके साथ हो क्या रहा है कि इस टाइम मुनव्वर जो है वो गेम के हवाले से सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है या उसने पता नहीं बात को कवर करने के लिए नाज़िला का कह दिया कि हाँ, मैं उसके साथ था या नहीं था। मतलब कि गेम में रहते हुए वो भी इससे अपनी सारी बातें, सच्ची बातें जो हैं वो डिस्कस नहीं कर पाएगी और ना वो उसका जवाब देने वाला है क्योंकि वो हर चीज़ को इनकम्प्लीट छोड़ के तो जाता ही है। उसके बाद हमें नज़र आया कि मुन्ना कहता है कि विक्की भाई के लिए मेरे दिल में इतना कुछ था और भाई तुम भी उसके बारे में बड़ी जगह हर जगह बड़ी ही बकवास करते रहे। तुमने भी कहा कि मैं इसकी गेम अच्छे से जानता हूँ, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने पत्ते खोलूँगा, मैं फलाना खोलूँगा, ढमकाना खोलूँगा। लेकिन अब तुम जो है वो सिर्फ़ सिम्पैथी कार्ड खेल रहे हो जिस तरह तुमने लॉकअप में खेला था। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। बार-बार तुम लोगों को पागल नहीं बना सकते हो। विक्की ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभिषेक उसका जो है इस्तेमाल कर रहा है। ये अभिषेक जो है मुन्ना का इस्तेमाल कर रहा है। तो मुन्ना क्या इतना ही अच्छा है? उसको सब पता भी है और वो इस्तेमाल करने दे रहा है। तो ये बेवकूफ़ी वाला जो अमल है ना हमें समझ नहीं आता। मुन्ना भी उसका इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि मुन्ना को भी अपनी मंदी को बचाने के लिए बराबर के लोग चाहिए, 5 लोग इधर और 5 लोग इधर। अच्छा, आयशा ने इस बात का खुलासा किया कि इन्होंने मेरे साथ कहा था कि तुम बिग बॉस में मेरे साथ चलो और हम स्ट्रेंजर बन के मिलेंगे। तो फिर वहाँ पे नाज़िला ना देखती मतलब जिसके लिए तुम मर रहे हो, अभी वो तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रही है, जिसके लिए तुम कहते हो कि बहुत अच्छी इंसान है, ये जस्ट उन लोगों को पागल बना रहे हो जो तुम्हारी केमिस्ट्री को पसंद करते थे, जो तुम लोगों के साथ एसोसिएट थे। उसके बाद आयशा ने मुन्ना का एक-एक पहलू बयाँ किया कि किस तरह से इसने पागल बनाया है, किस तरह से इसने बाहर इसके साथ गेम खेली है। मतलब कि एक ही वक़्त में, एक ही सेकंड में, नैनो सेकंड में
दोनों लड़कियों के साथ लगा होता था, पता नहीं 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, फिर उसके मैनेजर में उसकी पूरी टीम उसके साथ मिली हुई थी। तो इसके बाद भी मुनव्वर खामोश रहे और फिर जाके कहता है कि मैं खुदा की कसम मैं नहीं रोऊँगा। भाई तुम इसलिए नहीं रोगे क्योंकि तुम्हें रोना आ ही नहीं रहा, क्योंकि रोने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम शर्मिंदा ही नहीं हो अपने किए पे। तुम तो ड्रामा करते हो, तुम तो फ्लर्टिंग करते हो, तुम तो इतने सारे इल्ज़ामात के बाद भी रात को फ्लर्टिंग कर रहे थे जब तुमने बोला कि हलाल करेंगे। फिर तुमने इनकम्प्लीट सेंटेंस बोला, मतलब कि तुमने क्लियर नहीं बोला कि शादी करेंगे, तुमने बोला हलाल करेंगे, मतलब कि बाद में तुम इस स्टेटमेंट को जो है वो चेंज भी कर सको। मतलब कि क्या भाई क्या हो तुम, मतलब कि क्यों तुम प्ले करते हो, इतना क्या दिमाग के अंदर बीमारी है, किसी डॉक्टर को चेक करवाओ, क्या फ्रस्ट्रेशन है, या तुम्हारी जो वो डाइवोर्स हो चुकी है उसकी फ्रस्ट्रेशन है कि तुम एक लड़की के साथ निभा नहीं सके हो। है तो क्या मतलब क्या चलता क्या है भाई, इस चीज को चेक करवाओ, ये कोई हल्की फुल्की बीमारी नहीं है। इसके लिए तुम्हें पागल खाने में दाखिल भी किया जा सकता है कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मतलब 3 टाइमिंग करना, 4 टाइमिंग करना, वो बेचारी फंस जाती है कि भाई इतने अच्छे अल्फाज बोलते हैं, जैसे उर्दू के टीचर्स होते हैं वो अच्छी शायरी बोलते हैं, 5 लड़कियां तो ऐसी क्लास के अंदर फ्लैट हुई होती हैं कि वो आशिकी माशूकी वाले शायरों को, इशार को सुन के। तो वही केस जो है वो नॉर्मली हमारी जो लड़कियां हैं जो होती हैं 24, मतलब वो कहती है कि मैं 21-22 की हूँ, मुझे नहीं लगता। जैसे ईशा जो है अभी 19 की हैं, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह 27-28 की लगती हैं, लेकिन वो कहती हैं तो चलो हम मान लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इसके बारे में बैठ के और बहस करें। ओके जी, उसके बाद हमने देखा कि मनारा जो है वो अच्छा मनारा की कैलकुलेशन चेक करें, हमने देखा कि आयशा ने इल्जाम लगा दिए हैं, तो आयशा अब फारिग हो जाएगी, नाजिला को अब मुनव्वर का इंतजार नहीं है, तो चलो जाके मैं हक कर लेती हूँ, शायद मेरा कोई चांस बन जाए, कोई तो मेंटली सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल ही जाएगी जफ्फियां डाल के। मतलब इस लड़की को जूतियां पड़ी हैं, भिगो भिगो के जूतियां पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पीछे नहीं हटी है। तो लिहाजा हम इस ग्रुप को वापस कर देते हैं और एक ये ग्रुप है हमारे पास, इसको हम वापस कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा आज का रिव्यू होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार देख कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टा के पेज पे, हमारे यूट्यूब के पेज पे जाके कमेंट सेशन में आकर। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ लाइव सेशन करें, वहां पे हमारा आर्ग्यूमेंट हो, तो वो भी हो सकता है। सो गाइस, नए रिव्यू नई एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय।